हेलो क्लास 11th मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम यहाँ चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में हमने एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को समझा था। आज की क्लास में हम फॉरेन ट्रेड को समझेंगे। फॉरेन ट्रेड मतलब कि विदेशी व्यापार, किस तरीके से विदेशी व्यापार को कॉलोनियल ब्रिटिश सरकार ने इफ़ेक्ट किया था। तो इंडिया वाज वेल नॉन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड लाइक सिल्क एंड हैंडीक्राफ्ट। हमने अभी लास्ट क्लास में ही ये पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर में या फिर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो जो हैंडीक्राफ्ट का जो काम था उसमें बहुत प्रसिद्ध था। पूरे विश्व में इंडिया ही ऐसा था जो हैंडीक्राफ्ट के काम में बहुत प्रसिद्ध था, बट ब्रिटिश सरकार ने आकर के सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसको ही किया था। तो हमारे इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट का काम करती थी, जैसे रेशमी या सूती कपड़े का जो काम करती थी, वो उससे क्या था, वो एक्सपोर्ट करती थी, यानी यहाँ का जो माल था वो बाहर भी बहुत अच्छे से जाता था। बट यहाँ आकर के ब्रिटिश सरकार ने इसको किस तरीके से इफ़ेक्ट किया वो हम देखते हैं। बट द डिस्क्रिमिनल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ब्रॉट इट टू द एंड, यानी कि जो डिस्क्रिमिनल पॉलिसी जो अपनाई थी, डिस्क्रिमिनल पॉलिसी यानी कि पूरे ट्रेड में ब्रिटिश सरकार ने अपना ही एक पॉलिसी अपना ली थी, जिस तरीके से कि पूरी तरीके से एक्सपोर्ट ना हो, पूरी तरीके से इंडिया डेवलप ना हो। कुछ चीज़ें ऐसी जो मेन जो व्यापार में काम आती उसको उन्होंने क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। कई चीज़ों में टैक्स लगा दिए थे। देखते हैं क्या क्या उसके पॉइंट रहे हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ ये कहा गया कि एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, जो कि हमने पढ़ा है प्राइमरी गुड्स यानी कि जो एग्रीकल्चर या फिर मैं ये कहूँ कि रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जाता था, और इंडिया में क्या आता था, फिनिश गुड बन करके आता था। कुछ यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम थे, तो यहाँ का जो भी माल था वो बाहर लेकर के जाते थे और बाहर से पूरा माल बना करके यहाँ लेकर के आते थे। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था, मैं फिर समझा दूँ कि जैसे सपोज़ कि 500 रुपये टन के हिसाब से यहाँ से कच्चा माल लकड़ी के रूप में जा गया, तो हमें क्या मिला, 500 रुपये ही मिला। पर वही लकड़ी से 10 कुर्सियाँ बन कर के आई, जो कि पर कुर्सी 1000 रुपये की थी। तो 10,000 क्या हुए, उन्होंने हमारे से ही कमा लिए। हमारी चीज़ जो 500 रुपये की वो लेकर के गए थे, उससे हमसे ही उन्होंने क्या कर लिया था, 10,000 रुपये कमा लिए थे। इस तरीके से क्या करते थे ब्रिटिश सरकार, हमारे जो भी रॉ मटेरियल का यूज़ करके हमें केवल एक रॉ मटेरियल के रूप में, अपने मार्केट के रूप में मानने लग गई थी। मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार करना, यानी पूरे ट्रेड में, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, पूरे व्यापार में ब्रिटिश सरकार ने अपनी ही मोनोपोली कर ली थी, यानी अपने ही अकॉर्डिंग नए टैक्स और नई पॉलिसियाँ अपनाने लग गई थी। जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। यहाँ कर दिया था कि जैसे कि आप अगर इंडिया में 100% अगर माल बन रहा है, उसमें से 60% अगर 100% अगर एक्सपोर्ट हो रहा है, तो 60% ब्रिटिश में ही होना चाहिए। केवल 40% ऐसा है कि जो बाहर जा सकता है। और होता क्या था कि जो ब्रिटिश में जो माल जाता था उससे हमें क्या मिलते थे, ज़्यादा रुपए नहीं मिलते थे। उसका क्या कारण था, आगे देखते हैं। फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। तो यहाँ क्या कर दिया था, इंडिया और ब्रिटेन से जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो फ्री में होता था। हम अगर आप सपोज़ मानो कि अगर हमारी इंडिया की चीज़ है, अगर हमें विदेश में बेचनी है, तो यहाँ अगर 100 रुपये में बेचते हैं, तो हम विदेश में क्या करते हैं, कम से कम 150 रुपये तो उसका लेते हैं, यानी 150 में तो अपन लेंगे, 50 रुपये तो हम ज़्यादा लेंगे। क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ का क्या होता था, टैक्स ड्यूटी वगैरह लग जाती थी। पर ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, नहीं, यहाँ जो अगर 500 रुपये का माल है, वहाँ पे भी वो लोग क्या करेंगे, 500 रुपये में खरीदेंगे, किसी भी प्रकार का अदर टैक्स नहीं लगेगा। 10,000 की चीज़ 10,000 में ही दी जाएगी। इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, फ्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर दिया था। तो कोई भी माल अगर यहाँ पे बनाया भी जा रहा है, तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था कि ब्रिटेन को ही बेचना है, और वहाँ पे भी क्या करना है, आप किसी भी तरीके का ब्रिटेन से टैक्स नहीं ले सकते, यानी एक्स्ट्रा रुपए नहीं ले सकते। तो कोई भी अंतर नहीं रह गया था कि इंडिया में ही अगर हम माल बेचें चाहे बाहर बेचें, बाहर हमारे माल की जो महत्वता थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा
फॉरेन ट्रेड में कि इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, यूज ऑफ ट्रेड सरप्लस इन नॉन डेवलपिंग एक्टिविटी, यानी ऐसा कर दिया था कि कुछ जो हमारी इनकम हो रही थी, यानी कि जो अगर ट्रेड से, व्यापार से अगर हमारे को इनकम भी अगर हो रही थी, सरप्लस हो रहा था, तो उसको भी नॉन डेवलपिंग एरिया में क्या करते थे, ब्रिटेन उसको यूज़ लेती थी। कैसे कि जैसे कि यहाँ आकर के नई नई ऑफिस बनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की व्यवस्था के, पर डेवलपिंग जो एरिया होता है, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर कोई और अदर, जैसे एग्रीकल्चर में भी कुछ और नई मशीनें, इन सब में जिससे कि हमारा देश, जैसे कि शिक्षा में या एजुकेशन, हेल्थ में कोई भी तरह के कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था कि हमारे इंडिया का हो डेवलप हो, बल्कि नॉन डेवलपिंग एरिया जिसमें कि कोई मतलब नहीं था, उनमें हमारा पैसा क्या कर रहे थे, वो खर्च कर रहे थे। इस तरीके से क्या हो रहा था, पूरे यहाँ के ट्रेड को ख़राब किया जा रहा था। देखते हैं कि भारत रेशम और हस्तकला आदि जैसे तैयार अच्छे में माल का क्या था, प्रसिद्ध निर्यातक था, लेकिन अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति ने इसे क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो डिस्क्रिमिनेशन जो पॉलिसी थी, इसे क्या कहा जाता है, भेदभावपूर्ण पॉलिसी ही कहा जाता है, क्योंकि हमारे से क्या किया था, भेदभाव ही उन्होंने किया था। प्राथमिक उत्पादक जो कि कच्चा माल होता है उसका निर्यातक, और तैयार माल का क्या हो गया था, आयातक ही बनकर के रह गया था। भारत का कोई भी तैयार माल बाहर अगर जा भी रहा है तो उसको भी क्या कर दिया था, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। व्यापार पर एकाधिकार नियंत्रण कर दिया था, जो कि हमने मोनोपोली कहा। अधिकांश व्यापार ब्रिटेन तक ही सीमित रह गए थे। भारत और विदेश के बीच मुफ्त निर्यात आयात होने लगा था। आर्थिक शोषण किस तरीके से किया था कि जो भी अधिशेष था उसे गैर विकास गतिविधियों में यूज़ करने लग गए थे। अब हमारा ये तो था फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से इफेक्ट किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा जो कि फोर्थ टॉपिक है, वो है डेमोग्राफी कंडीशन। देखो, डेमोग्राफी कंडीशन का मतलब काफ़ी अलग अलग ले लिया जाता है, पर मेन मीनिंग उसका होता है कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना। डेमोग्राफी को केवल ये नहीं कह सकते कि बर्थ रेट है या डेथ रेट है, ऐसा नहीं होता है। हम हमारी पॉपुलेशन को वेरियस एस्पेक्ट यानी कि पक्ष में हम वेरियस बहुत से पहलुओं में हम क्या कर रहे हैं, विभक्त करते हैं। वो कौन कौन से पहलू होते हैं पहले हम देख लेते हैं, फिर डायग्राम से भी देखेंगे। फर्स्ट है कि जैसे कि हम 10 सालों में जो जनसंख्या होती है वो किन किन पहलुओं में होती है, कि कितनी डेथ रेट हो रही है, कितनी बर्थ रेट हो रही है, कितने यहाँ के लोग पढ़े हुए हैं, कितने अनपढ़ है, ये सभी चीज़ों का जो आकलन किया जाता है, यानी वो ये पॉपुलेशन को एक अलग अलग फेम में रिपोर्ट करना, वो क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उस समय क्या होती थी कि डेथ और बर्थ रेट दोनों ही हाई होती थी। ठीक है, बिफोर 1921 बोथ आर वेरी हाई। जो पहले क्या होते थे, लोग अनपढ़ भी होते थे और कुछ उन्हें ये सब चीज़ों का समझ नहीं था। डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ क्या होता था, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा थी बट न तो यहाँ पे कोई भी वर्क रहा था, और ऊपर से उन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे हमें गुलाम बना दिया था। तो क्या हो गया था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पजल हो गई थी। लॉ लिटरेसी रेट का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जैसे कि इलिटरेट बोलते तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनपढ़। वैसे लिटरेसी रेट यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए, पढ़े लिखे में क्या होता है कि जैसे 7 साल के बच्चे को, इससे क्या आकलन होता है, ऐसा नहीं कि सभी मैट्रिक पास होते हैं, ऐसा नहीं माना जाता है। अनपढ़ या उसे कहा जाता है कि जिसे जो 7 साल का बच्चा है उसे अपना नाम लिखना भी नहीं आ रहा और कोई भी एक भाषा बोलनी, लिखनी और समझनी नहीं आ रही हो, उसे क्या कहा जाता है, इलिटरेट कहा जाता है। तो लिटरेसी रेट में भी हम क्या कहेंगे कि लेस देन 60% थी, यानी कि 100 जनों में से केवल 16 ही जने ऐसे थे, उस समय की बात बताई जा रही है कि केवल 16 ही जने ऐसे थे जो लिख पढ़ और समझ सकते थे कोई भी एक लैंग्वेज को। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति थी इंडिया की। सेकेंड है, जैसे कि फीमेल का अगर लिटरेसी रेट बताया जाए तो 100 में से केवल 7 महिलाएं ऐसी थी जो केवल लिख, बोल या समझ सकती थी कोई भी एक लैंग्वेज को। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। हाईएस्ट इंस्टेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि था, क्या था यहाँ पे, सॉरी आप लिख ले, 20 ये होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 280 होगा पर 1000। यानी ये कहा गया है कि 1000 बच्चों में से
218 बच्चे ऐसे थे कि पूरा सा अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते थे। यानी कि मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी बच्चे का बर्थ से लेकर के वो साल भर तक भी क्या हो रहा है, ज़िंदा नहीं रह पा रहा। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हेल्थ के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सभी क्या थे, इलिटरेट पर्सन थे, यानी कि पढ़े लिखे बहुत कम थे, जो कि हमने अभी रेट देखी है। तो उन्हें हॉस्पिटल क्या होता है ये नहीं पता था, हेल्थ के लिए क्या उनका चेकअप होना चाहिए ये सब चीज़ें नहीं पता थी, और क्या किस तरीके का पोषण करना चाहिए, खान पान किस तरीके का होना चाहिए, ये उन्हें कोई भी तरीके की जानकारी नहीं होती थी। तो हमारे 1000 पर्सन में से 218 बच्चे तो ऐसे थे कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती थी, यानी कि साल भर तक भी वो जीवित नहीं रह पाते थे। तो ये एक बताई जा रही है आपको कि उस समय जो पीरियड चला था, जो 200 वर्ष का, वो उस समय पॉपुलेशन की जो हालत थी वो इस तरीके की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चित्र से भी समझाया गया, डायग्राम से भी, कि साइंटिफिक और स्टैटिकली स्टडी होती है ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डोमिनेंस। यानी कि हमें साइंटिफिकली या फिर कैलकुलेशन वाइज, स्टैटिकली कैलकुलेशन वाइज, सांख्यिकी वाइज हम एक जनसंख्या को अलग अलग टाइप में विभक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको बताया गया है, मोर्टेलिटी है, बर्थ रेट है, इस तरीके से। ठीक है, इसे जनसांख्यिकी की स्थिति भी कहा जाता है। 1921 से पहले जन्म और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज़्यादा थी, और कम साक्षरता दर थी, 16% ही थी, और महिलाओं की 7% थी। ठीक है, आगे था कि पुअर हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ की तो कोई फैसिलिटी थी ही नहीं, तभी इतना सब कुछ हो रहा था। लो लेवल एक्सपांटेशन, यानी कि ये कहा जा रहा है, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, यानी कि कोई भी जना जीवित कितना रह पा रहा था लास्ट 22 ईयर्स। यानी कि जब एक युवा 22 ईयर्स में समझ सकता है और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जब वो पैसे अर्न करने की उम्र में आते थे, तब तक तो क्या होती थी, उनकी डेथ ही हो जाती थी। इस वजह से भी क्या हो रहा था, हमारी जो इंडिया थी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा बहुत ही पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, कुछ ना कुछ, क्योंकि टीकाकरण वगैरह कुछ नहीं था, पोलियो हो गया, किसी को कुछ होगा, किसी भी तरीके का, और इतनी स्वच्छता भी नहीं थी कि हर कोई बीमारी वहाँ उस समय हो जाती थी। खाने को कुछ नहीं था, तो कई बार कुपोषण के कारण भी डेथ हो जाती थी। तो मैक्सिमम पर्सन 32 ईयर्स ही अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकती थी। तो 32 ईयर तक तो क्या होता है कि अपनी कमाने के जब वो स्टेज में आते थे, कुछ और डेवलप करने की इकोनॉमी को स्टेज में आते थे, उससे पहले तो क्या हो जाता था, उनका डेथ ही हो जाती थी। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी तो हम देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लेवल की गरीबी थी। आगे बताया गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि प्री डोमिनेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर था वो कितना था, 32.7, और अनबैलेंस क्या थी, ग्रोथ बताई गई है आपको। ठीक है, यानी कृषि पर क्या था, बहुत ही जो व्यावसायिक जो संरचना होती है ना, वो व्यावसायिक संरचना बताई गई है कि जो कृषि का जो प्रभुत्व था वो 72% और एक असंतुलित सा विकास था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे चैप्टर वैसे ही इंपॉर्टेंट था और इंटरेस्टिंग भी था, ईजी भी है, पर ये जो टॉपिक है वो समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आगे भी हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, ये जनरली से कोई समझ नहीं पाता। कोई ये समझता है कि शायद किसी बिल्डिंग को कहा जाता है, किसी फैक्ट्री को, या किसी ट्रांसपोर्टेशन को। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, पहले हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मीनिंग को समझ ले, फिर ये किस तरीके से क्या आगे वर्क हुआ था वो हम देखते हैं। इट रेफर टू द बेस फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ एनी इकोनॉमी। फिर ध्यान दें, कहा गया है कि इट रेफर टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऐसा फिजिकल है यानी कि भौतिकी जिसे हम छू सकते हैं वो, और एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है या उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ जो होती है, ऐसा फैसिलिटी या स्ट्रक्चर जो कि क्या रिक्वायर करता है, रिक्वायर फॉर ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि जो अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक को चलाने के लिए आपको जो सुविधाएं होती है, बुनियादी या भौतिक संगठनात्मक जो संरचनाएं, जो सुविधाएं होती है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि रेलवेज़ हैं, रोडवेज़ बसें वगैरह है, एयर या वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा क्यों कहा जा रहा है,
देखिए, क्योंकि अगर एयर जैसे कि एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है या रोड व्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती थी, तब क्या होता था कि ब्रिटिश जो था, यहाँ आपकी बुक में भी आएगा, तो ये क्या था कि स्वेज कनाल भी होता था। स्वेज कनाल मतलब उन्होंने क्या कर लिया था, एक रास्ता अपना लिया था। ठीक है, रास्ता अपना लिया था कि अपना माल भेज दिया जाता था बाहर। पर हमारे पास में क्या था, किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मैं कहूँ कि सुविधाएं नहीं थी। रेल की सुविधाएं नहीं थी। ये रेल की सुविधाएं करी किसने, ब्रिटेन ने दी। ये रेलवे जो सुविधा थी, ये एक तरीके से जो ब्रिटेन हमें वरदान में दे करके गए थे, यही हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि अब इसी के कारण हमारा क्या देश हुआ था, डेवलप हो पाया था। कैसे कि जैसे कि बेनिफिट वेयर मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। उस समय तो क्या, अभी तो हमारे लिए वरदान है, बट उस समय जब 200 साल थे, जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, उस समय की हम बात बताएं कि ब्रिटिश सरकार ने केवल और केवल यहाँ की रॉ मटेरियल या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो काम होता था, केवल अपने ही बेनिफिट के लिए रेलवे चलाई थी। क्योंकि यहाँ से कोई साधन नहीं था, तो कनेक्टिविटी के लिए ब्रिटिश से यहाँ कनेक्टिविटी, क्योंकि रॉ मटेरियल जल्दी जाता था और फटाफट वो माल तैयार करके ला देते थे मशीनों से, और वो फिर हमारे से क्या करते थे, पैसे वसूल कर लेते थे। तो केवल उस समय तो उन्होंने अपने ही काम के लिए लिया था, पर अब वो हमारे लिए क्या हो रहा है, वरदान साबित हो रहा है। रोडवेज है, जो कि जैसे कि प्राइमरली सर्विस इन द इंटरेस्ट ऑफ मोबाइलिज्म द आर्मी एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटीरियल। तो ये जो रोड वगैरह जो भी थे, वो कैसे यूज़ किए जाते थे, जब आर्मी को अगर मोबाइलिज्म यानी कि इधर से उधर लेकर के आना जाना हो, या कोई हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल शिफ्ट करना हो, तब उन्होंने क्या किया था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किया था। आज अमेरिका में हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि सुविधाएं बहुत अच्छी है, वहाँ का ऐसा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसे वो क्या कहलाता है, डेवलप्ड कहलाता है। हर तरीके की कनेक्टिविटी और बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि कम्युनिकेशन, जो पोस्ट है, टेलीग्राम, यहाँ से अगर जो भी ब्रिटिश को अपना संदेश पहुँचाना था कि अब हमें ये करना है, वो करना है, वो क्यों कर पाए, जबकि उन्होंने पोस्ट की सुविधाएं दी थी। ठीक है, आगे हम एक बार और समझ लेते हैं बुनियादी सुविधाओं को, कि यह अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी भौतिक और संगठनात्मक संरचना और सुविधाओं को संदर्भित करता है। रेलवे लाभ ज़्यादातर ब्रिटिश के लिए करता था, रोडवेज तक ही सीमित थे। मुख्य रूप से सेना को क्या करते थे, जुटाने और कच्चे माल के लिए किया जाता था। वायु और जल का भी उपयोग इसीलिए किया जाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग हम और देख लेते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच मेक द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक ईजी। इकोनॉमिक को ईजी करने के लिए, अच्छा अर्न करने के लिए क्या किया जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो हम समझेंगे। ए गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो, एजुकेशन यहाँ की अगर अच्छी हो, अगर पढ़े लिखे हो, हेल्थ हो, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग सुविधाएं और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, इन सभी को क्या कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश। अब हम लास्ट में देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपने नेगेटिव इफेक्ट के साथ साथ में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हर एक चीज़ देकर के जाती है। तो ब्रिटिश ने हमें बहुत बुरी तरीके से हमारे ऊपर गुलाम करके गए थे, हमें पूरा ख़त्म करके गए थे, पर कुछ अच्छा भी हो गया। वो कैसे, वो हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस उन्होंने हमें कराया रेलवेज से। ठीक है, और कॉमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर, मॉनेटरी कॉमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, कि हम क्या करते थे, पहले वस्तु विनिमय का ही काम करते थे। आपको अगर चावल की ज़रूरत है और मुझे चीनी की, तो हम आपसे में लेन देन कर देते थे। बट उस समय क्या होता, ये एक फेयर भी नहीं था। ठीक है ना, अब हम उसके बदले में रुपए का लेन देन करें तो हम और भी सुविधाएं हम हमारा डेवलप भी कर सकें। तो कॉमर्शियलाइजेशन यानी कि मार्केट रूप में लेकर के आए एग्रीकल्चर को। और मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी को एक्सचेंज करना उन्होंने बताया। और इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने क्या किया, इफेक्टिव किया, यानी कि रेलवे की सुविधाएं उन्होंने योगदान दे करके गए। कृषि का व्यवसायीकरण और विनिमय की मौद्रिक प्रणाली, विनिमय यानी कि लेन देन की मौद्रिक प्रणाली, यानी मनी का जो उन्होंने हमें सिखा के गए। प्रशासन की प्रभाव प्रणाली, ये हमें बता करके वो गए थे। आई होप अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आप सभी को भी समझ में आया होगा। हमारा इसी वीडियो के साथ में हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।